नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और पहाड़ समाचार में सबसे पहले बात पिथौरागढ़ की, जहां पर एक निर्माणाधीन पुल टूट गया। गोरीपार का यह मसला है, जहां पर गोरीपार को जोड़ने के लिए पुल बनाया जा रहा था। 50% इसका काम पूरा भी हो चुका था। बताया ये जा रहा है कि 5.5 करोड़ की लागत से PWD ये पुल बना रही है, लेकिन इस पुल के बनने के दौरान ही ये पुल हादसे का शिकार हो गई। ये पुल टूट गया है, निर्माणाधीन पुल टूट गया। गोरीपार को जोड़ने के लिए पुल बन रहा था। 50% से ज्यादा काम हो भी गया। अब अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आखिर पुल की गुणवत्ता किस तरह की रही होगी कि अभी बनने के दौरान ही वो टूट भी गया है। 5.5 करोड़ रुपए की लागत इस पुल बनाने पर आ रही है। PWD पर जिम्मेदारी इस पुल बनाने को लेकर, लेकिन ये पुल टूट गया है। वजह क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। पिथौरागढ़ से, जहां पर निर्माण के दौरान ही पुल टूट गया। विजयवर्धन उप्रेती हमारे सहयोगी पिथौरागढ़ से हमारे साथ मौजूद है। विजयवर्धन, क्या वजह रही, कैसे ये पुल टूट गया? अभी तो बन ही रहा था। उनका मैं आपको बताऊं, अभी ये तो साफ साफ नहीं हो पाया है कि आखिर वजह क्या है। निर्माणाधीन ये पुल था, तकरीबन 50% से ऊपर ये पुल बन गया था। 5.5 करोड़ की लागत इसकी बताई जा रही है। गोरीपार का जो इलाका है, मुंशियारी और बंगापानी के बीच का ये बॉर्डर का इलाका है, उस इलाके को जोड़ने के लिए लोक निर्माण विभाग इस पुल को बना रहा था। लेकिन बताया जा रहा है कि आज सुबह ही ये पुल किन्हीं कारणों से टूट गया है, जिस कारण पूरा धराशायी होकर नीचे गिर गया। हालांकि विभागीय अधिकारी उन पहलुओं की जांच में लगे हुए हैं कि किन कारण से ये पुल टूटा है, लेकिन अभी ये पुल पूरा का पूरा टूट गया या कोई पिलर में दरार पड़ी है, किस तरह से टूटा? तो मैं आपको बताऊं कि ये पुल बन रहा था। पुल बताया जा रहा है पूरी तरीके से खड़ा हो चुका था और इसमें कुछ प्लेट्स जो होती हैं ऊपर पुल में वो लगाई जानी शेष थी, लेकिन उसी दौरान ये भरभरा कर पूरा बीचों बीच से नीचे गिर गया। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो पुल था, जिसमें सिर्फ प्लेट नहीं चढ़ी हुई थी। विजय, वाकई और अगर ऐसा पुल की क्वालिटी ऐसी है तो अच्छा हुआ कि ये पुल अभी टूट गया। बनने के बाद और इस्तेमाल के दौरान टूटता तो बड़ा हादसा हो सकता था। धन्यवाद विजय इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन नजर बनाए रखें, आखिर गलती कहां, खामी किसकी कि ये पुल जिस पर 5.5 करोड़ की लागत आ रही है वो बनते बनते ही टूट गया। बुलेटिन में अब बात करते हैं सल्ट उपचुनाव की। तो आज सल्ट में कई VVIP रैलियां होनी है। आज बड़े नेता सल्ट के संग्राम में दिखेंगे। CM तीरथ सिंह रावत देघाट में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज सल्ट में 3 जनसभाएं करेंगे। आज ही सल्ट में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और शनिवार को वोटिंग होगी। आपको बता दें, सल्ट चुनाव में बीजेपी ने दिवंगत बीजेपी विधायक सुरेंद्र जीना के भाई महेश जीना को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर से गंगा पंचौली को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। गोविंद पाटनी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गोविंद, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता हुआ, दूसरी तरफ सल्ट विधानसभा उपचुनाव और 3 रैलियां तो सिर्फ हरीश रावत की है, मुख्यमंत्री की अलग है। VVIP रैलीज, किस तरह के इंतजाम हो रहे हैं? देखिए मेनका, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 रैलियां जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पोखरी में, हरड़ा में और सियालदे में होंगी। इसके लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री हैं उनकी रैली जो है देघाट में प्रस्तावित है, वो उनको वहां आना है। लेकिन ये सही है कि कोरोना का खतरा काफ़ी बढ़ चुका है और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे कोई भी इंतजामात इन रैलियों में नहीं होंगे। सिर्फ ये कहने की बातें होती हैं कि इन रैलियों में इंतजामात होंगे। रैलियों में चूंकि लोगों की भीड़ होती है, वहाँ लोग सुनने आते हैं और ना तो प्रॉपर मास्क हमने अभी तक इस चुनाव में कहीं पर लोगों के पास देखा है कि प्रॉपर मास्क किसी ने पहना हो, ना ही कोई बहुत ज़्यादा सैनिटाइजर का प्रयोग यहाँ हो रहा है। तो ये कुल मिला के कह सकते हैं कि ये चुनावी रैलियाँ कोरोना के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील हो सकती हैं। जी मेनका, बीजेपी की ये सीट रही और विधायक के निधन के बाद अब यहां चुनाव हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस ही आमने सामने है और ऐसे में इस वक्त का पलड़ा किसकी तरफ नजर आ रहा है? देखिए मेनका, अभी ये कह पाना काफ़ी मुश्किल है, चूंकि बीजेपी की सीट रही। सुरेंद्र सिंह जीना यहाँ से जो है विधायक रहे, उनके निधन के बाद उनके भाई को यहाँ पर टिकट दिया गया है।
टिकट दिया गया है, उसके बाद से जो है वो यहाँ पर लगातार प्रचार में है। बीजेपी का पूरा संगठन इसमें प्रचार में लगा हुआ है। साथ में ये कांग्रेस भी पूरी तैयारी में है। मुकाबला कांटे का है, ये कह पाना काफी मुश्किल होगा कि इसमें कौन आगे रहेगा। जी धन्यवाद गोविंद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन हैरानी की बात है कि एक विधानसभा उपचुनाव और इसके लिए भी जनसभाएं हो रही हैं, और क्या ये जरूरी है, वो भी कोरोना काल में। अगली खबर का रुख करते हैं। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को मतदान होना है, यानी कि शनिवार को। लेकिन कुंभ में ज्यादातर पुलिसकर्मियों की तैनाती की वजह से शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराना प्रशासन के सामने एक चुनौती है। देखिए ये रिपोर्ट। अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा पूरी तरह से एक ग्रामीण इलाका है, जहां 10 किलोमीटर दूर तक पोलिंग पार्टियों को मतदान कराने के लिए पैदल दूरी तय करनी पड़ेगी। ईवीएम को गांव से वोटिंग के बाद सकुशल भिकिया सैड़ लाना प्रशासन के लिए चुनौती है। ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि फोर्स की जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो मिल जाए, और पूरी कोशिश ये की जाएगी कि यहाँ पे जो भी हम लोग सप्लीमेंट्री फोर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे हमारे वर्दीधारी पीआरडी हो, होमगार्ड्स हो, उनको प्रोवाइड कर इस चुनाव को कुशलतापूर्वक संपन्न कराया जाएगा। चुनाव के दौरान 250 पुलिस कांस्टेबल और 250 होमगार्ड जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही 2 कंपनी पीएसी और आईटीबीपी को भी ड्यूटी पर लगाया गया है, जो भिकिया सैड़ में 15 अप्रैल तक पहुंच जाएंगे। टोटल 1 सीओ, 4 इंस्पेक्टर, 29 सब इंस्पेक्टर, 250 कांस्टेबल, 250 होमगार्ड, इसके अतिरिक्त 80 पीआरडी के कर्मचारी, 2 कंपनी पीएसी और 2 कंपनी आईटीबीपी की टोटल चुनाव में लगी है। सल्ट उपचुनाव के लिए 15 अप्रैल की शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। 17 अप्रैल को 7 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। लेकिन राज्य में एकमात्र उपचुनाव शांतिपूर्वक निपटे, ये चुनौती प्रशासन के सामने बहुत बड़ी है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। तो सल्ट की सीट के लिए कुल 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। अब देखना होगा कि सुरेंद्र जीना की जो करिश्माई जो जादू, वो क्या उनके भाई भी कायम रख पाते हैं या फिर कांग्रेस बाजी मार ले जाती है। इधर बीजेपी 2022 की तैयारियों में जुट गई है और इसके लिए मंत्रियों विधायकों की तरह ही अब बीजेपी संगठन के प्रदेश पदाधिकारियों को भी फील्ड में भेजने की तैयारी है। सल्ट उपचुनाव के बाद पार्टी संगठन इसका रोड मैप जारी करेगा। नया मुख्यमंत्री, नया प्रदेश अध्यक्ष और 2022 की तैयारी। समय कम है, लेकिन चुनौती दोनों के सामने पहाड़ जैसी है। टारगेट 2017 से भी अधिक सीटों के साथ सत्ता में वापसी है। पार्टी संगठन इसका सबसे बड़ा हथियार है। इसीलिए सल्ट चुनाव संपन्न होने के बाद संगठन को पूरी तरह एक्टिवेट करने की तैयारी की जा रही है। पार्टी पदाधिकारियों, 8 मोर्चों के अध्यक्ष और महामंत्रियों को हफ्ते में 4 दिन अब दौरे पर रहना होगा। के संगठन के जो पदाधिकारी हैं, हफ्ते में 4 दिन दौरा करना अनिवार्य होगा, उनके लिए जाना ही पड़ेगा क्षेत्र में। इसकी रूपरेखा हम लोग तैयार कर रहे हैं कि प्रत्येक पदाधिकारी जो प्रदेश में हैं, प्रदेश जो हमारे प्रदेश के मोर्चों के अध्यक्ष हैं, मोर्चों के हमारे महामंत्री हैं, सबके लिए अनिवार्य रूप से और ये दौरे करना, कार्यकर्ताओं से मिलना, सरकार की अच्छी नीतियों को बताना, ये होगा। इसके बाद मंडलों की बैठकों का दौर शुरू होगा, जो बूथ शक्ति केंद्र से लेकर पन्ना प्रमुख तक जाएगा। इसका रोड मैप सल्ट उपचुनाव के बाद जारी किया जाएगा। 3 जिलों का, 4 जिलों का शक्ति केंद्र, बूथ और फिर पन्ना प्रमुख, यानी लास्ट में पन्ना प्रमुख तक जाना। लेकिन उससे पहले दौरों के साथ साथ इस सारी रचना को सुदृढ़ तरीके से परखना, देखना कहाँ रचना कहीं कमजोर तो नहीं है, तो तब जाकर हम लोग उस रचना पर पहुंचेंगे। यही हमारी ताकत है जिसके बल पर हम सरकार लाएंगे। बहरहाल सल्ट के सेमीफाइनल के बाद बीजेपी फाइनल की तैयारियों में जुटने जा रही है। संगठन को पूरी तरह एक्टिवेट करने के बाद चुनाव के दौरान सभी विधानसभा के लिए पार्टी प्लान तैयार करने में जुट गई है। देहरादून से सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18। तो एक तरफ कुंभ, दूसरी तरफ चुनाव और तीसरी तरफ लगातार बढ़ता कोरोना का खतरा।
उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1953 नए केस सामने आए। इस दौरान 13 मरीजों की मौत भी हुई है। 12 अकेले देहरादून से ही मरीज हैं तो एक मरीज हरिद्वार से। देहरादून में नए केस का रिकॉर्ड बन गया है। यहाँ पर 796 नए मामले सामने आए। कुंभ नगरी हरिद्वार की बात करें, 525 नए केस सामने आए हैं। नैनीताल में 205, उधम सिंह नगर में 118, अल्मोड़ा में 92, टिहरी में 78 और पौड़ी में 79 केस सामने आए। इसके अलावा चंपावत की बात करें तो यहाँ 28, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में 6 नए केस बीते 24 घंटे में देखने को मिले, जबकि चमोली और उत्तरकाशी में 8 केस मिले हैं। पिथौरागढ़ में सबसे कम 4 केस रहे। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 10,000 तक पहुंच चुकी है। वहीं कोविड के कुल मरीजों की संख्या राज्य में 1,14,000 के पार पहुंच गई है। वक्त एक और ब्रेक का। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।